प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो फाइनली आज आपका डेट शीट आ गया है, जिसका बेसब्री से बहुत ज़्यादा इंतज़ार था लोगों को, यानी कि जो हमारे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, जितना एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं रहता उससे ज़्यादा इंतज़ार तो डेट शीट का होता है कि डेट शीट कैसा होगा, किस डेट को कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम के डेट्स क्या है, किस डेट में कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। पर मैं जब भी डेट शीट आता है तो मैं जनरली सिर्फ डेट शीट ही नहीं बताता आपको। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आपकी प्लानिंग जो स्टडी की है, जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारा मेन काम है, वो सही से होना चाहिए। डेट शीट तो आएंगी, एग्ज़ाम होंगे, लेकिन हमारा जो पढ़ना है, जो हमारी पढ़ाई है, सेल्फ़ स्टडी है, वो रुकनी नहीं चाहिए। तो बेसिकली मैं इस चीज़ पे बात करूँगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, बहुत ही कम टाइम लूँगा, और बहुत ही कम टाइम में हम देखेंगे कि जो डेट शीट है इसको भी डिस्कस करेंगे, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा जो शेड्यूलिंग है, हमारी जो एक प्लानिंग है पढ़ाई की, वो कैसी होनी चाहिए, और कैसे हमें चीज़ों को प्लान करना है, कैसे हम जनरली एग्ज़ाम में अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th क्लास हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता हो ही गया होगा, अपना डेट शीट है। डेट शीट क्या है भाई? देखो, सबसे पहले अगर मैं 10th की बात करूं तो 24 फ़ेब को आपका उर्दू का एग्ज़ाम है, नई लैंग्वेज है। इसमें उर्दू के साथ साथ और भी जनरली जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं वो है, बंगाली हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, 27 फ़ेब को, यानी कि यहाँ पे 2 दिन का गैप दिया गया है, जिसमें इंग्लिश है। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत बच्चे तो ये समझेंगे कि यहाँ पर तो सर एग्ज़ाम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एग्ज़ाम स्टार्ट तो असल में यहाँ से हो रहा है सर, साइंस से। तो बेसिकली ये हमारा ही सब्जेक्ट है। तो इस वाले पोर्शन की तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको मैं करा के दूंगा आपको। और अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा। स्टार्टिंग से लेकर के आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहूँगा अभी से। तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मैं करा के दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे, जो कि 4 मार्च को है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं, काफ़ी गैप है इसके बीच में। अब फरवरी है, ध्यान रखना, ये मत सोचना अच्छा बीच में 31 ना जोड़ना स्टार्ट कर दो कि अच्छा 3-4 दिन 7 दिन और है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 15 मार्च है। 15 मार्च को आपको सोशल साइंस है। सोशल साइंस से बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर इसकी भी एक एक अपने थोड़ा एक सीक्वेंस में पढ़ाई करो तो सोशल भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी टफ़ या फिर इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। 17 मार्च में अपना हिंदी एक लैंग्वेज है आपका। ठीक है, एंड 21 मार्च को क्या है? मैथ्स है। ठीक है बच्चों, यानी कि मैथ्स को, यानी जो सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने वाली चीज़ है काफ़ी बच्चों के लिए, वो लास्ट में है। ठीक है, तो एक टेंशन कम करने की भी चीज़ है, और बहुत लोग बढ़ा भी लेंगे इस चक्कर में टेंशन को। बीपी बढ़ जाएगी उनकी, लास्ट में क्यों रखा, टेंशन पहले निकल जाता मैथ्स तो सही रहता है। ऐसा नहीं है बच्चों, देखो आपको ना एक मतलब जब इंसान जब एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देना स्टार्ट करता है ना, तो एग्ज़ाम देने से लेकर के और जो पेपर एंड में आता है ना, उसके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई होती है। आप इतने सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे चुके होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाउ टू मैनेज द टाइम इन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। समझ आई बात? तो इसलिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है टाइम का, इसलिए आपको मैथ्स में लास्ट में है। तो और अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव की तरह लो आप। और सबसे पहला साइंस है, पहला तो वैसे उर्दू है, लेकिन आपको इस 2 एग्ज़ाम में एक प्रैक्टिस मिल जाएगी एग्ज़ाम लिखने की, जिससे साइंस भी आपका अच्छा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा मैं मानता हूँ इस सीक्वेंस को, इस चीज़ को। लेकिन लोग अपने अपने तरीके से लेते हैं इस चीज़ को, किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए अच्छा नहीं है, किसी के लिए ठीक ठाक है। ओके, तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, अगर मैं 12th की बात करूँ तो 12th में भी मैं बता ही देता हूँ, 20 फरवरी को दिख रहा है आपको, जैसा कि हिंदी है, लैंग्वेज पहले रखा जाता है। जनरली एग्ज़ाम में लैंग्वेज पहले ही रखा जाता है। ठीक है, 24 फ़ेब को आपका इंग्लिश है, 28 को केमिस्ट्री है, 26 मार्च को फिज़िक्स है, 11 मतलब इसकी टेंशन भी आपको बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि अभी इसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। मुझसे जितना हो सकेगा, अगर हमारे कोई 12th के स्टूडेंट हैं जो ये देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल के जाएगा। मतलब इतना तो है कि आप एटलीस्ट 12th में फेल नहीं हो पाओगे, मैं पास ज़रूर करा दूंगा आपको, इसकी पूरी गारंटी है। लास्ट तक एग्ज़ाम तक बने रहिए मेरे साथ, और मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवा के दूंगा ना, जिसके मतलब आने के गारंटेड मतलब क्वेश्चंस होते हैं। मतलब उसमें आपको ऐसा नहीं है, जैसे अब ये नहीं कह सकता कि मैं 100 में 100%, पर ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इतना आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, कुछ देख के कुछ फ़ायदा हुआ हमारे लेक्चर्स को। ठीक है बच्चों, तो जनरली इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है 11th 12th में ये सब्जेक्ट। पर डोंट वरी, अभी हम
जिंदा है। ठीक है, चलो ये थोड़ा डायलॉग सा हो गया। अब चलो, तो कहने का मतलब है कि ये अपना डेट शीट था हमारा। अब प्लानिंग कैसे होनी चाहिए सर पढ़ाई करने की? आप सबको पता है, मैं हर साल बताता हूँ जनरली डेट शीट आती है तो मैं हर साल यही कहता हूँ कि देखो बच्चों, चाहे यूट्यूब चैनल था या नहीं था उससे पहले भी मैं हमेशा से बच्चों को यही कहता हूँ कि डेट शीट को देखने के बाद उसको ना थोड़ा सा एनालाइज़ किया करो। आप एनालाइज़ नहीं करो तो एटलीस्ट अपने टीचर से थोड़ा सा डिस्कस करो उस डेट शीट को, ठीक है, कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। अब जैसे मैं हूँ तो मैं आज आपको यही डिस्कस करके बताऊँगा कि देखो सबसे पहले ना आपको स्टार्टिंग में क्या है, लैंग्वेजेस है, ठीक है, उर्दू है और इंग्लिश है। पहला जो एग्ज़ाम है वो बच्चों साइंस का है। अभी भी से ज़रा कैलकुलेट करो कि ऑलमोस्ट कितने दिन हैं यहाँ से अभी से। तो आज है फॉर एग्जांपल आज 28 है, ठीक है, सॉरी 29 है आज, तो 29 से अभी से जोड़ना है स्टार्ट करो कि कितने दिन हैं। अब इतने दिनों में आप सबको क्या लग रहा है, पूरा जनवरी है, पूरा फेब मान के चलो, मैं एग्ज़ाम को यहाँ से स्टार्ट मानता हूँ। लैंग्वेज आपने पहले भी पढ़ा होगा और आपको पता है सब स्टूडेंट लैंग्वेज को जो है ना वो एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले ही पढ़ते हैं, या तो मुझे लगता है शायद 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं। आपका एग्ज़ाम मैं बेसिकली मान के चलता हूँ कि 4 मार्च से स्टार्ट है। तो एक्चुअली जो साइंस की प्लानिंग है, एक्चुअली मैं साइंस की ही बात करूँगा फ़िलहाल, तो साइंस की जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से करनी है। आपके पास पूरे 2 महीने हैं, 2 मंथ्स यू हैव, राइट। तो 2 महीने में आपको ये देखना है कि चैप्टर कितने आ रहे हैं। तो जो चैप्टर्स हैं आपके, जो सिलेबस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसको 3 पार्ट में आप बांट दो। पहले तो साइंस को 3 पार्ट में बांट के देखो। आप ये मत सोचो साइंस में अरे 14, 15, 16 चैप्टर्स हैं तो कैसा होगा, बिल्कुल मत सोचो ऐसा करके, बिल्कुल समझ आ रही बात। आपको क्या करना है, बांटना है। उसके बाद क्या करो, अभी से आप डेज डिवाइड करो, ठीक है। आप एक टाइम टेबल बनाओ। आपको लगेगा अरे सर टाइम टेबल कौन बनाता है, हमने तो कभी टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ा, लेकिन नहीं बनाना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट टाइम टेबल ना आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कितना कंप्लीट किया, कितना आपका हुआ, कितना नहीं हुआ है। आपको एक कहते हैं ना, एक था नहीं लगेगा आपका कि आपने क्या किया, ठीक है। एक स्टार्टिंग और एंडिंग पता नहीं चलेगा आपके रिवीजन का या आपके। तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो देखो सबसे पहले जो मैं हर साल बोलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनके पास नहीं है डेट शीट तो ठीक है। वैसे मैं इनको इरेज कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। देखिए आपको जो काम करना है ना बच्चों, में क्लास 10th वालों के लिए फ़िलहाल बता रहा हूँ, क्लास 10th वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले टारगेट करना है NCERT। ये प्रायोरिटी है आपकी। NCERT जैसे ही कंप्लीट हो, क्योंकि हर चैप्टर के आप 10 दिन ले लो, 10 से 12 दिन ले लो, 12 डेज़ आप एकदम बिल्कुल बना लो टारगेट कि मुझे 10 दिन 12 दिन, इसलिए क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स को देखना है, इसलिए मैं ज़्यादा, वरना तो मुश्किल से आराम से करना चाहो तो 1 हफ्ते काफ़ी हैं। तो 12 दिन आप ले लो, 12 डेज़ ले लो, और उस 12 डेज़ में बच्चों NCERT के हर एक इंटेक्स्ट और हर एक एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर डालो। एंड मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं है, पूरा साल आपने पढ़ा है, ठीक है, ये साइंस को। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो बीच बीच में ब्लू क्वेश्चन होते हैं ना बुक में, उसको इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, जो मैं कल से कराना स्टार्ट करूँगा सबको, ठीक है। मतलब मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, इंटेक्स्ट क्वेश्चन पूरा करवाऊँगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरा करवाऊँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो शायद ये भी आपका काम आसान हो जाएगा। मतलब ये भी मैं कंप्लीट करवा ही दूँगा, साथ में ही डबल स्टार सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन भी बता दूँगा, तो और आसान हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो मैं कह रहा था कि NCERT के इंटेक्स्ट, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, NCERT का, ठीक है, ये हो गया। NCERT के साथ में सर और क्या करना है, प्लस जब आपका NCERT कंप्लीट हो जाए तो आपने एक बुक का नाम सुना होगा, एग्जाम्पलर, ठीक है। आप NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो। NCERT एग्जाम्पलर में MCQ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी ठीक ठाक होते हैं, मतलब। तो कहने का मतलब है कि आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करने के बाद NCERT कर लोगे तो एग्जाम्पलर थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है आपको। तो आप एग्जाम्पलर क्वेश्चंस करो। NCERT एग्जाम्पलर की बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जनरली इंस्टॉल कर सकते हो। मैं हो सकता है तो मैं लिंक भी डाल दूंगा आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। आराम से क्वेश्चंस खाली करने हैं, उसमें कुछ लिखा उखा नहीं है, कुछ पढ़ने उड़ने का नहीं है उसमें खाली क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं ऐड कर लेता हूँ, चलो आपको एग्जाम्पलर करने में भी 12 दिन और लग गए, मतलब यहाँ 12 डेज़, यहाँ 12 डेज़, ठीक है बच्चों, ठीक है। 12 कितने हो गए, 24 डेज़, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पलर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको मतलब
आपने देखा होगा सैम्पल पेपर या फिर कोई आपने गाइड ले रखी हो, उसमें कहीं ना कहीं से आपको ना एक पूरा पेपर मिलेगा, राइट। मतलब सैम्पल पेपर हो गया तो सारे चैप्टर्स के उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, एक पेपर टाइप जैसा एग्जाम में आता है ना, या वो भी ना मिले आपको तो बैक ईयर क्वेश्चंस उठा लो, 2015 के, 2016 के, 2020 के क्वेश्चन उठाओ और वो क्वेश्चन एक साथ एक बैठक में, मैं तो कहता हूँ एक बैठक में करना स्टार्ट करो। इससे टाइम भी देख सकोगे आप कि मेरा टाइम कितना बच रहा है, कितने देर में मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और आप साथ में यानी जनरली आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपनी चीज़ का, अपने मतलब कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर में आपको कम देखना है, किस चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो ये भी आपको चेक हो जाएगा। तो आप क्या करना है, आपको इस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक बैठक में अगर आप कर रहे हो वो सारे क्वेश्चंस को, अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 2 बैठक में करो और टाइम मैनेज करके देखो कि 1.5 घंटे में 2 बार बैठूंगा और ये मुझे करना है किसी तरह से कंप्लीट, ताकि टाइम मैनेजमेंट हो जाए। बहुत बच्चों की शिकायत होती है सर टाइम ही नहीं था तो मैं क्या क्या करता, तो ये क्वेश्चन छूट गए, हड़बड़ी हो गई, जल्दी जल्दी हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना प्लीज़, ये मौका ही मत देना इस चीज़ को अपने आप को, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम जो बैक ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस या फिर सैम्पल पेपर के क्वेश्चन पेपर उठा लो एक, तो ऐसे ऐसे आपको ना 10 क्वेश्चन पेपर कम से कम करने हैं। कितने क्वेश्चन पेपर करने हैं? 10 क्वेश्चन पेपर, 10 क्वेश्चन, 10 बैक ईयर क्वेश्चन, 10 बैक ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं, 10, ज़्यादा नहीं करना, 10 करना है। 10 का मतलब कि आपको, चलो आप उसको 10 दिन में कर दो फॉर एग्जाम्पल, उसमें डाउट्स भी आएंगे, जाहिर सी बात है, एक पेपर आप करोगे उसमें बहुत सारे डाउट्स मिलेंगे आपको, जब बहुत सारे डाउट्स मिलेंगे उसको क्लियर करने का टाइम भी तो चाहिए आपको, तो उस दिन आप क्लियर ही करोगे मान लो उस डाउट्स को, या 2 दिन लग जाएंगे या 1 दिन, पूरा 24 आवर्स लग जाएगा आपका। तो 10 बैक ईयर क्वेश्चन, तो ये हो गए 10 दिन और, ठीक है। जब आप इतना कर लेते हो ना बच्चों, आपको मैं सच बताऊँ, 12 और 12 24 और 10 है ना, 34 34 डेज़, आप 34 डेज़ हटा दो, 35 डेज़ ले लो पूरा एकदम राउंड ऑफ में। 35 डेज़ में आप इतना ज़्यादा आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इतना 100% आपसे हो ही जाएगा, लेकिन कोशिश करो प्लीज़, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सुना होगा आपने। तो पर कोशिश करो कि मैं मैक्स टू मैक्स कर लूँ, जितना ये मैं बता रहा हूँ इतना आप कर लो, क्योंकि मैंने जो मेरे पिछले जो स्टूडेंट्स रहे हैं उन सबको मैंने यही सजेशन दिया है, यही आइडियाज़ दिए हैं, और इसी तरह से मैंने पढ़ने को कहा है सीक्वेंस में। बीच में कभी कुछ मत पढ़ा करो, बीच में से ये चैप्टर उठा लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल। पहले अपने आप को नापो, तौलो, मेजर करो कि कहाँ किस चीज़ की कमी। मेजर तभी होगा जब आप सीक्वेंस में चलोगे, ठीक है। अब जैसे आपने NCERT कंप्लीट किया, पूरा क्वेश्चन आंसर मतलब कर लिया आपने, टेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आपको लग ही जाएगा कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। उस चैप्टर को तब पढ़ो आप, ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई चैप्टर उठाया पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा मत करो, एक लाइन से पढ़ो, ठीक है। चलो, तो ये 10 साल का बैक ईयर क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है। ये करने के बाद जब आपको टाइम मिलेगा, ऑब्वियसली टाइम मिलेगा बहुत सारा, तो उस टाइम मिलने में जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आपको जो भी आपने गाइड फॉलो कर रहे हो, जो भी आपने गाइड लिया होगा, ठीक है, तो उस गाइड को फॉलो करो, उसके क्वेश्चंस करो, है ना। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते हैं, यूलाइक है, मतलब बहुत सारे सैम्पल पेपर है, अरिहंत है, तो इस सब को आप लेकर के, या फिर एडुकार्ट है, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स आएंगे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से आप जनरली ये सारी चीज़ें ले सकते हो। प्ले स्टोर पर आपको NCERT की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर नेट पर आपको काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं होगा तो मैं तो खैर कराता ही रहूँगा, बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस होती रहेंगी हमारी। तो ये जनरली आपकी प्लानिंग होनी चाहिए पूरी पढ़ाई की। तो इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई को प्लान करना है। अगर आप मेरी बात को थोड़ा भी फॉलो करते हो तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि अब जो हम लोग करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर का, यानी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ, और आप सब बने रहिएगा।